वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय जजमेंट सीरीज। आज की जो हमारी जजमेंट सीरीज का जो टॉपिक है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी दैट डील्स विद द एडल्ट्री एंड 198 सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड which gives the punishment for that adultery। 198 सेक्शन में आपको क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत यहां पर पनिशमेंट बताई गई है जो रिगार्डिंग द एडल्ट्री मिलेगी। इससे बिफोर स्टार्टिंग माय दिस टुडेज जजमेंट सेशन, मैं आपको इसके ऊपर एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं। 158 साल से ये सेक्शन 497 एडल्ट्री चल रही थी, जिसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है एंड फाइनली 198 सीआरपीसी को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। पहले मैं आपको एक केस बता देता हूं। मैन एंड द वुमेन मोस्ट सैक्रेड रिलेशन इज द मैरिज वन। एक मैरिज होती है एंड यहां पर सपोज थर्ड एंट्री होती है एक और बंदे की। ओके, अब यहां पर मैन और वुमेन का एक रिलेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, बट अगर वुमेन का एक तीसरे इंसान के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो अभी तक क्या कह रहा था हमारा सेक्शन 497 कि जो इसका हस्बैंड है इस वुमेन का, वो यहां पर अपनी वाइफ को मैक्सिमम डिवोर्स दे सकता है, उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता। बट इस थर्ड पर्सन के खिलाफ जिसके साथ इसकी वाइफ के सेक्सुअल रिलेशन बने हैं, इसके खिलाफ वो 497 में एडल्ट्री का केस या फिर 192 सब क्लॉज 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके खिलाफ पनिशमेंट दिलवा सकता है। बट अपनी वाइफ को मैक्सिमम वो अभी तक डिवोर्स दे सकता है, नथिंग एल्स, कि उसका एक रिलेशन बिगड़ रहा है। एंड प्लस अभी तक जो भी हमारा लॉ बनता आ रहा है वो इन द फेवर ऑफ मैन था। अभी तक ऐसा हुआ है कि अगर सपोज करो कि जो ये मैन है, इसका हस्बैंड है, इसका किसी थर्ड वुमेन के साथ रिलेशन है, तो वुमेन कैन नॉट डू द सेम। वुमेन यहां पर मैन के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ कोई भी केस नहीं डाल सकती थी 497 में, ना ही सेक्शन 198 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इसी को चैलेंज करा गया, कहा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड द कास्ट, सेक्स, रिलीजन, आर्टिकल 21 सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये यहां पर वायलेट हो रहा है। आप एक ही जगह पर रिगार्डिंग द हस्बैंड उसी को पावर कैसे दे सकते हैं? टिल नाउ वुमेन हैज नॉट गॉट एनी पावर टू give a case or to lodge a case against the man if he is having a relation with the third woman। so यहां पर सवाल उठाया गया, although इस जजमेंट में एक वुमेन जज भी थी, इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना कि ये चीज गलत है यहां पर 497 कि अगर किसी की, इवन चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो ये भी कह दिया था इस केस में कि अगर मैन और वुमेन की शादी हो रही है तो यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यहां पर वुमेन इज नॉट बाउंड कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही करे। इफ शी वॉन्ट्स टू हैव, ये उसकी इंडिपेंडेंस होगी कि अगर वो करना चाह रही है, इफ शी इज नॉट हैप्पी तो वो कर सकती है। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि 497 जो है वो आर्टिकल 14, 21 और 15 को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है, तो उसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। ऑल्दो जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने कहा इससे पूरी फैमिली बिगड़ जाएगी, इन ऑल स्पाउस, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बट यहां पर वुमेन के फेवर में ये केस आया एंड कहा कि अगर एक क्लॉज जरूर डाला है इसमें कि अगर वुमेन का रिलेशन है किसी थर्ड के साथ, तो नाउ हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड कैन नॉट लॉज अ फाइल। बट अगर इस रिलेशन के कारण ये बंदा सुसाइड कर लेता है हस्बैंड उसका, तो अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड का केस इसकी वाइफ पर डल सकता है मैक्सिमम, एंड इसे क्रिमिनल ऑफेंस से बाहर करा गया एंड उसे अब सिविल ऑफेंस के अंदर ला दिया गया। सो सेक्शन 497 जो एक एंशिएंट टाइम से 158 ईयर से चल रही थी उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। 198 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। नाउ वुमेन हैज अ इक्वल राइट इफ शी वांट्स टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर मैन और द थर्ड मैन, नाउ शी कैन डू। लेट्स स्टार्ट द केस। पहले इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बताता रहूंगा। जोसेफ शाइन जो एक नॉन रेजिडेंट थे केरलाइट्स के, उन्होंने PIL डाली आर्टिकल 32 में, द रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने 497 को और 198 ऑफ सीआरपीसी को चैलेंज करा। 497 में अभी तक खाली हस्बैंड ही वाइफ के खिलाफ, इवन वाइफ के जिस मैन के साथ रिलेशन है, थर्ड मैन के खिलाफ यहाँ पर केस कर सकता था एंड अपनी वाइफ को मैक्सिमम डिवोर्स दे सकता था।
बट अगर ये वाइस वर्सा होता है कि उसके हस्बैंड के रिलेशन हो किसी थर्ड वुमेन के साथ, तो वुमेन नहीं कर सकती थी अभी तक। He argued that it discriminated against the man by only holding them liable for the extramarital relationship while treating women like a object। यहाँ पर women को objects की तरह लिया जा रहा है and women के पास पार ही नहीं दी जा रही है। Married women are not a special case for the purpose of prosecution for the adultery. They are not in way situated differently than the man. The law, Mr. Shin said, indirectly discriminates against a woman by holding an erroneous presumption that women are property of the man। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शादी हो गई है तो they are the property of the man। if they want to have, if she wants to have, then आप उसे नहीं रोक सकते हैं। Now, adultery in India is basically based on the notion of patriarchy और male chauvinism। मेल चौविनिज्म पे अभी तक चल रही है और पेट्रियार्की सिस्टम जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चल रही है, ये इसलिए एडल्ट्री अभी तक चलती आ रही है कि अगर गलत केस ये वुमेन केस कर देती है तो उसको गलत माना जाता है, बट अगर यहां पर मेल कैंडिडेट करता है तो उसको गलत नहीं माना जाता। सो दिस ऑफेंस मेक्स अ मैन क्रिमिनली लायबल हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ वुमेन हु इज अ वाइफ ऑफ अनदर मैन। ओके, हु इज अनदर ऑफ मैन। तो यहां पर उस इंसान को जो थर्ड पर्सन है उसको क्रिमिनली लायबल ही माना जा रहा था। वाइफ के साथ मैक्सिमम वो डिवोर्स कर सकता था। एंड इफ अ हस्बैंड कंसेंट्स और कन्वीन्स टू सच एक्ट, इट विल नो लॉन्गर बी अडल्ट्री। अगर हस्बैंड यहां पर कर रहा है किसी थर्ड उस पे यहां पर फीमेल के साथ, तो उसको अडल्ट्री में काउंट नहीं किया जा रहा था। यही केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दीपक मिश्रा जी की यहां पर बेंच थी जिसमें एक फीमेल जज भी थी, इंदु मल्होत्रा। इन द एंशिएंट हिस्ट्री, adultery was considered to be a sinful act either done by a married man or woman। ये किसी के थ्रू भी किया जाए उसे sinful act माना जाता था। Adultery in India does not treat a woman as a culprit but as a victim। यहाँ पर victim माना जाता है who has been seduced by a man to do such a act। ओके, यहाँ पर उसे victim काउंट किया जा रहा था। This law is a violative of our constitutional principality, right to equality, Article 14, non-discrimination, Article 15, right to live with dignity, Article 21। ये तीनों के तीनों आर्टिकल यहाँ पर वायलेट हो रहे थे। Adultery has been struck down as an offense in many 60 countries, even South Korea, South Africa, Japan, हर जगह पे एडल्ट्री को अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज इट इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव एंड इट इज वायलेटिंग द राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 में है, पुट्टास्वामी केस में जो कि दिया गया था। इवन द लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने इंडियन पीनल कोड के क्रिएटर हैं, he also objected its presence in the penal code as an offense, rather they suggested that it should be better left as a civil wrong। उन्होंने कहा था कि इसको क्रिमिनल रॉन्ग ना काउंट किया जाए, इसको सिविल रॉन्ग ही काउंट किया जाए। इवन जिन्होंने पीनल कोड क्रिएटर किया था उन्होंने भी ये कहा था। The law evolves with the time and many recent judgments have increased the ambit of fundamental rights in conformity with the changing societal values। This judgment joins them in creating history by striking down 158 years old law which has lost its relevance with the changing social moral conditions। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने 158 years old लॉ को हटाया एंड 198 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन कर दिया। A writ petition was filed under section 32, article 32 by Joseph challenging the constitutional validity of 497 and 198 जिसमें ये पनिशमेंट दी गई है रिगार्डिंग द एडल्ट्री। आर्टिकल 14 का वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट टेक्स्ट, आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये यहाँ पर पहली पीआईएल थी एडल्ट्री के खिलाफ एंड कहा गया कि जो प्रोविजन है बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एक ही जेंडर को यहाँ पर फायदा दे रहे हैं। द पिटिशनर क्लेम दैट सच अ लॉ डिमोलिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहाँ पर वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह काउंट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैन की तरह काउंट किया जा रहा है। इसलिए फाइनली 5 जजों की यहाँ पर बेंच बैठती है और वो अपना डिसीजन सुनाती है। पिटिशनर के पहले यहाँ पे क्या डिमांड था, पहला मैंने आपको बता दिया। द पिटिशनर सेड दैट इट दिस क्रिमिनलाइजेशन द एडल्ट्री ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेक्स अलोन, कि आपने खाली मेल को पावर दी है कि वो जो थर्ड मेल है जो जिसका इनकी वाइफ के साथ रिलेशन है, आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये एक मेल के अगेंस्ट ही जा रहा है फीमेल के। अगर ये ऑपोजिट होता है कि हस्बैंड किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो वाइफ के पास पावर नहीं थी, हेंस इट इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। सेकंड कहा गया
दिस प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट वुमेन इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। यहां पर आपने वुमेन को एक खाली प्रॉपर्टी की तरह ही मान लिया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है मैन की। ओके, दिस प्रोविजन सेज दैट इफ अ हस्बैंड गिव्स कंसेंट और कन्विंस देन एडल्टरी इज नॉट कमिटेड। अगर यहां पर हस्बैंड कर रहे हैं तो उसको एडल्टरी नहीं माना जा रहा था, बट अगर वाइफ कर रही है तो उसे एडल्टरी माना जा रहा था। The provision for adultery is discriminated based on the gender, as it provides only man with the right to prosecute against adultery, which is violative of Article 15. Article 15 में लिखा हुआ है prohibition of discrimination on the basis of sex, religion, date of birth. Okay, तो यहाँ पर Article 15, Article 14 या जेंडर बेस्ड या यहाँ पर हस्बैंड के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये सब वायलेट हो रहे हैं। प्लस it is a discriminative on the basis of gender and it provides only man with the right to prosecute against adultery, as I said in the last point. The petition also contended that these provisions are unconstitutional as it undermines the dignity of women by not respecting her sexual autonomy. यहाँ पर चंद्रचूड़ जी ने जजमेंट में भी इवन बोला कि शादी का मतलब नहीं है कि वुमेन ने सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी कर दी है। Even after marriage she has a sexual autonomy. अगर वो चाहती है with a third person, then आप उसको नहीं रोक सकते। And the self determination under Article 21. Hence the 497 section जिसमें आपने एक मेल को ही पार दी है, 498 जिसमें आपने प्रोसिक्यूशन की पार दी है, इन दोनों को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। These were the points from the Joseph, the petitioner side. Now respondent side. अब respondents ने क्या कहा यहाँ पर? Respondent ने कहा कि एडल्ट्री एक ऑफेंस है which breaks the family relations and deterrence should be there to protect the institute of marriage. As I said in the starting, marriage एक सबसे sacred यहाँ पर रिलेशन है एंड यहाँ पर कहा गया कि अगर एडल्ट्री जो ऑफेंस है वो पूरी की पूरी फैमिली स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर देगा, इवन उनके जो आगे बच्चे हैं उनको मेंटली साइकोलॉजिकली ब्रेक कर देगा एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो रिस्पोंडेंट क्लेम दैट द एडल्ट्री अफेक्ट द स्पाउस, चिल्ड्रन एंड द सोसाइटी एज अ होल। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है इसके ऊपर बहुत गंदा ये सिग्नल जाएगा। इट इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय एन आउटसाइडर विद फुल नॉलेज टू डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज। यहां पर अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो थर्ड पर्सन है, ही नोज कि वाइफ ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी एक रिलेशन में है, मैरिड है, इनके बच्चे हैं, इफ स्टिल ही इज कमिंग इन द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दिस वुमेन, तो ये यहाँ पर जो आउटसाइडर है वो उनकी मैरिज को, सेंसिटी को ब्रेक कर रहा है एंड ये सोसाइटी में बहुत गंदा सिग्नल भी दिया जा रहा है। द डिस्क्रिमिनेशन बाय द प्रोविजन इज सेव्ड बाय आर्टिकल 15(3) व्हिच प्रोवाइड्स स्टेट राइट टू मेक स्पेशल लॉज फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहां पर कहा गया है दिस डिस्क्रिमिनेशन इज सेव्ड बाय, कि जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसके लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में एक प्रोविजन दिया हुआ है जहां पर स्टेट स्पेशल लॉ बना सकता है विद रिगार्डिंग टू द वुमेन। ओके, सो दे रिक्वेस्ट द कोर्ट टू डिलीट द पोर्शन फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहां पर यूज किया गया है। कहा कि जो पोर्शन आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, गलत लग रहा है, आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो एंड जो सही प्रोविजन है उसको आप रिटेन रहने दीजिए, उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ये सारी डॉक्ट्रिन्स हम इकट्ठे एक लेक्चर में करेंगे। तो यहां पर जैसे हमने कलरेबल लेजिस्लेशन करा था, सेम लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, जो इसमें कहा है कि अगर जो पोर्शन आपको लग रहा है गलत, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए एंड बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर जो लीगल इश्यूज उठे वो क्या क्या थे? पहला कि वेदर द प्रोविजन ऑफ एडल्ट्री इज आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी अंडर आर्टिकल 14। क्या ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेशन? सेकंड, whether the provision for adultery encourage the stereotype of women being the property of man and discriminate the gender basis under article 15। क्या ये stereotyping start कर रहा है कि ये एक property है man की and there is no sexual autonomy given to the women? Third, whether the dignity of women is compromised by the denial of her sexual autonomy and self-determination under article 21। article 21 जो right to privacy और self-determination देता है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी जो है यहाँ पर वुमेन की, क्या आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स? वेदर क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री इज इंट्रूजन बाय लॉ इन द प्राइवेट रियल्म ऑफ अ इंडिविजुअल। क्या यहाँ पर जो आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं कि क्या आप किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं बाय डूइंग दिस? ये सारे लीगल इश्यूज कोर्ट के आगे आए गए।
बिफोर दिस 3 केसेस हुए थे यहाँ पर। फर्स्ट इज यूसुफ अब्दुल अजीज केस, ये आपको डीप में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने इनका इसलिए दिया सो दैट आप मेंस में इनको लिख सके। इन तीनों केस में अपहेल्ड किया गया था एंड कहा गया था कि जो 497 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड यहाँ पर सही किया जा रहा है जो 497 में किया जा रहा है। ओके, सो इन तीनों में ये चैलेंज किया गया 497 को कि क्या ये आर्टिकल 14, 15 को वायलेट कर रहा है। यहाँ पर तीनों केसेस में जो जज के बेंचेस बने थे, दे upheld the validity of the provision and said it is a special provision created for women and it is saved by article 15.3। आर्टिकल 15.3 का नाम देके कहा कि ये इससे सेव्ड हैं। एंड आर्टिकल 14 जो उन्होंने कहा राइट टू इक्वलिटी, वो एक जनरल प्रोविजन है, इट शुड बी रीड विद द अदर आर्टिकल्स सेम एज इट इज। एंड जो सेक्स है जो आर्टिकल 15 में, एंड उसको भी एज इट इज आप लीजिए एज अ नॉर्मल, जैसे बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसको आप स्पेशल अलग से नहीं कर सकते हैं। सेम हैपेंड विद द सावित्री विष्णु केस, इसमें भी 497 को अपहेल्ड किया गया और कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड कहा गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ फैमिली इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन ब्रेकिंग अ हाउस, कि अगर आप एडल्ट्री कर रही है वुमेन, उससे पूरा हाउस टूट जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ, पूरी फैमिली, सोसाइटल चेंजेस आ जाएंगे, तो पनिशमेंट इसमें जस्टिफाइड है। जब आपको थर्ड मैन को पता है कि ये मैरिड है, अगर स्टिल इफ ही इज कमिंग इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ये यहाँ पर फैमिली को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सेम विद द केस विद द रेवाठी केस, उसमें भी 497 को अपहेल्ड किया गया एंड कहा गया इट ओनली पनिशेस एन आउटसाइडर हु ट्राई टू डिस्ट्रॉय द मैरिज, दर्स इट रिवर्स द डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ हर रेदर अगेंस्ट हर। इन्होंने कहा कि ये तो एक फैमिली के फेवर में ही वो आ रही है जजमेंट, ना कि उसके अगेंस्ट आ रही है, क्योंकि यहां से उसकी मैरिज सेव हो रही है, बिकॉज एक आउटसाइडर उनकी शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सेम विद द कल्याणी केस, 497 को यहां पर अपहेल्ड किया गया एंड कहा गया कि ये ठीक हो रहा है। फाइनली ये सारे केसेस मैंने जस्ट इसलिए आपको मेंशन करे सो दैट आप मेंस में पॉइंट आउट कर सके। उनकी जजमेंट्स में सेम ही प्रोविजन आया था अपहेल्ड का, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या क्या जजमेंट्स में बताया गया। अब फाइनली जजमेंट में पहले तो चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पर यह कहा कि इसको आप सिविल ऑफेंस माने, इसको क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। ओके, सेकंड मेजर पॉइंट यहाँ पर यह बताया गया कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी जो है आप वुमेन से नहीं छीन सकते। मैरिज डज नॉट मीन कि वुमेन ने गारंटी कर दी है सेक्सुअल ऑटोनॉमी की। ओके, इवन आफ्टर द मैरिज इफ शी wish to have a sexual relationship with the other person, other man, then she is free to do so, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया कि थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप के कारण अगर उसका हस्बैंड जो है वो सुसाइड कर लेता है बिल्कुल ट्रॉमा में आके, तो अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड का केस वुमेन के ऊपर डल सकता है। प्लस यहां पर कहा गया कि जैसे अभी तक मेल थर्ड मेल के खिलाफ जिसका उनकी वाइफ का रिलेशन है उसको एडल्ट्री के केस में पनिश करवा रहा था, अब ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, वाइफ भी ऑपोजिट मेल के खिलाफ आ सकती है। सो यहां पर वुमेन को भी पार दी गई और कहा इवन 497 को आप स्क्रैप ही कर दीजिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसकी चैलेंज की गई, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कि अब से ये सिविल ऑफेंस माना जाएगा, इसे क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं काउंट किया जाएगा। एंड वुमेन हैज अ सेक्सुअल ऑटोनॉमी आल्सो एंड द लोन वुमेन जज इंदु मल्होत्रा, उन्होंने भी इसके फेवर में कहा कि 497 कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। जजमेंट का पहला पॉइंट, अ लॉ विच डिप्राइव वुमेन ऑफ द राइट टू प्रोसिक्यूट इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल। अ लॉ विच डिप्राइव वुमेन ऑफ द राइट टू प्रोसिक्यूट, कि जिसमें वुमेन के पास पावर नहीं है, वो क्वाइट ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अंडर 497 द वाइफ ऑफ द एडल्टरस मेल कैन नॉट प्रोसिक्यूट हर हस्बैंड। अभी तक क्या था, मेल ही कर सकता है, 497 में वाइफ नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा ये डायरेक्टली ही आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। सो सेक्शन 497 एज इट स्टैंड्स टुडे कैन नॉट हाइड द शैडोज अगेंस्ट डिसर्निंग लाइट ऑफ आर्टिकल 14 which irradiates anything which is unreasonable, discriminatory, arbitrary, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया। सेकेंड पॉइंट, the true purpose of this action is to uplift women and empower them in socio-economic sphere. A legislation which takes away the right of women to prosecute cannot be termed as beneficial legislation. जो उनके राइट्स को ही दूर ले जा रहा है लेजिस्लेशन, उसको आप बेनिफिशियल लेजिस्लेशन कैसे कह सकते हैं? Article 15 clause 3 of the constitution is an enabling provision which permits the state to frame
बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्टेट के पास पावर है कि वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ला सकता है इन फेवर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट दिस क्लास ऑफ सिटीजन। ठीक है, बट यहां पर कहा गया कि जो 497 है, इट इज अ पीनल प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, an act which is committed consensually between the two adults who have strayed out of the marital bond। कि यहाँ पर penal provisions दिए जा रहे थे यहाँ पर एडल्ट्री के लिए, अगर उनके दोनों के बीच में consent के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं। आप इसको बेनिफिशियल लेजिस्लेशन नहीं कह सकते अंडर आर्टिकल 15, बिकॉज यहाँ पर आप सेक्सुअल ऑटोनॉमी छीन रहे हैं एक वुमेन की, अगर वो कॉन्सेंट के साथ किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रही है। सो यू कैन नॉट से दिस कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमारा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है एंड हम यहां से वुमेन को फायदा कर रहे हैं। ओके, लास्ट यहां पर कहा गया जो राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन व्हेन लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड। इट इज ट्रू दैट द बाउंड्रीज ऑफ पर्सनल लिबर्टी आर डिफिकल्ट टू बी आइडेंटिफाइड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट। आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को नहीं आराम से आइडेंटिफाई कर सकते, but this liberty must accommodate the public interest. The freedom to have sexual relationship outside the marriage does not guarantee protection against Article 21. यहाँ पर ये कोई भी protection warrant नहीं करती है। In the context of Article 21, an invasion of privacy by the state must be justified on the basis of a law that is reasonable and valid. यहाँ पर अगर प्राइवेसी को आप छीनने की कोशिश कर रही है स्टेट, तो उसको यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा रीजनेबल और वैलिड पॉइंट्स के साथ। एंड सच इन्वेजन मस्ट मीट अ थ्री-फोल्ड रिक्वायरमेंट जो पुट्टा स्वामी के केस में आई थी। फर्स्ट, द लीगैलिटी, आपको जो लीगैलिटी है वो बतानी पड़ेगी। द विच पोस्टुलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, नीड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट हो। Proportionality, which ensure that the rational nexus between the object and the means adopted, ये तीनों आपको यहां पर जस्टिफाई करने पड़ेंगे। सेक्शन 497 यहां पर it fails to meet the threefold requirement must be strike down, यहां पर strike down हो जाना चाहिए। To criminalize a certain conduct is to declare that it is a public wrong which would justify public censure. To criminalize a certain conduct is to declare that is public wrong which would justify public censure and the warrant the use of criminal such harm and the wrongdoing। तो अगर जो आप पब्लिक रॉन्ग कर रहे हैं, जो पब्लिक सेंसर को अमाउंट कर रहा है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। सो यहां पर उसको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया गया। सो द ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक हिज और हर चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअलिटी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक सेंसर थ्रू क्रिमिनल सेक्शन। पब्लिक सेंसर से आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इज टू टेक सच डिसीजन इज प्योरली पर्सनल। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है स्टेट की वो नहीं हो सकती। सो फाइनली 497 को स्ट्रक डाउन किया गया एज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15 एंड द 21। सेक्शन 198 सीआरपीसी विच कंटेन द प्रोसीजर, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया एज इट एप्लीक, जो उसका पार्ट यहाँ पर एडल्ट्री से डील कर रहा था। एंड जितने भी अभी मैंने केस बताए आपको, सोवरेथी केस, रेवाथी केस, कल्याणी केस, इन सब की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया एंड 497 को यहां पर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। सो द कंक्लूजन इज द लॉ मस्ट मार्च इन ट्यून विद द चेंज आइडियाज एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है आपको इस टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। द लॉ मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी एंड मस्ट बी कंपैटिबल विद द डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स। The need of the present is to be served with the interpretative process of the law. Equality before the law does not only signify equal access to the law but also equal exposure to the law. इसका मतलब यही नहीं है कि लॉ को एक्सेस करे, एक्सपोजर भी हो। This is one of the principles followed by the 5 judge benches which struck down the unconstitutional 497 after 158 years. But the decision, basic rationale and its true spirit will require time to fully amalgamate in the current social convocation. So 158 साल के बाद फाइनली यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया यहाँ पर एडल्ट्री केस को एंड अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द एडल्ट्री केस। जय हिंद।